वेलकम फ्रेंड्स। यूपी पुलिस द्वारा 26 पेज का एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें 60,244 होने वाली भर्तियों के बारे में संपूर्ण जानकारियां उन्होंने दी हैं। उसी 26 पेज के डॉक्यूमेंट्स को हमने समराइज करके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं ताकि आपके मन में जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं उनका समाधान किया जा सके। ऐसा कोई भी प्रश्न आपके मन में नहीं रह जाएगा, उस सभी प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाएगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, आपको A to Z जानकारी इसमें मिलने वाली है। जैसे आपके मन में प्रश्न होगा कि इसमें कौन कौन पात्र है, अन्य राज्य वाले इसमें फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, डिजी लॉकर क्या है और इसको कैसे हमें यूपी पुलिस में उपयोग करना है, आयु में छूट किसको मिल रही है, योग्यता क्या है, OTR जरूरी है या नहीं जरूरी है, और भी अन्य जितने भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, चाहे वो फोटो को लेकर हो, सिग्नेचर को लेकर हो, फिजिकल एलिजिबिलिटी को लेकर के हो या फिर किसी भी प्रकार का हो, तो उस सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस कंप्लीट वीडियो में एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही वीडियो में आपको एकदम सरल भाषा में समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है आपके काम की चीज़ें तत्काल तुरंत ही मिल जाएं, 1-2 मिनट के अंदर ही, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप 5 मिनट का समय निकाल कर इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है और इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बिग अपडेट। इसमें जो बहुत बड़ी अपडेट आई है हम उसी के विषय में आपको जानकारी प्रदान करेंगे, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। पहले हम शुरू कर लेते हैं कि ये विज्ञप्ति कब आई है और इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, इसमें क्या क्या है। पहले हम बात करते हैं कि 23 दिसंबर 2023 को ये विज्ञप्ति यूपी पुलिस द्वारा आधिकारिक रूप से जारी की जाती है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 60,244 वैकेंसी जो है भरी जानी है। टोटल जो पदों की संख्या है वो 60,244 है, जिसमें अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 24,102 हैं, EWS के लिए 6,024 हैं यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं सामान्य वर्ग के। दूसरा है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए हमारी 16,664 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 12,650, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204। इस तरह कुल मिलाकर 60,244 वैकेंसी कुल मिलाकर हो रही हैं। इसकी जो महत्वपूर्ण डेट है वो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि होगी आपकी 27/12/2023 और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 26/12/2023, यानी कि कल से आपकी जो भी ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे और ये 16 जनवरी 2024 तक चलेंगे। उसके बाद 2 दिन का अतिरिक्त समय आपको प्रदान किया जाएगा, यानी कि 18/1/2024 तक आप इसकी फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसकी जो शुल्क होगी वह 400 रुपये होगी और इसका पेमेंट करने का माध्यम इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI किसी भी माध्यम से आप इसमें कर सकते हैं। ये तो रही वैकेंसी की बात। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि इसमें कौन कौन व्यक्ति पात्र हैं और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो इसके लिए पात्र नहीं होने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे, देखते हैं कि कौन कौन इसमें पात्र होने वाला है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने 10th और 12th पास किया हो, उसमें परसेंटेज आपका कितना है, कितनी आपके मेरिट बनी, उससे कोई मायने नहीं है। आपको सिर्फ पास होना है, यानी कि आपके पास अगर 33% मार्क्स भी हैं और आप पास हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जो एज है जो मेल के लिए दी गई है, यानी कि पुरुष के लिए जो एज है वो मिनिमम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम जो एज है वह आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वह आपकी 22 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, उसको मैं भी बताता हूँ, आप वीडियो पे बने रहिए, ध्यान से देखिएगा। पहले हम अब दूसरा बात कर लेते हैं फीमेल के लिए कि फीमेल के लिए इसमें क्या है। तो थोड़ा सा फीमेल को थोड़ा सा इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उनकी जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष है और जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 25 वर्ष रखी गई है। लेकिन इन दोनों में मैं आपको अभी बताता हूं कि जो 25 वर्ष है और 22 वर्ष है इसमें क्या बवाल है। इसमें भी थोड़ा सा भी बवाल है। तो पहले ये तो बेसिक हो गया, लेकिन मेल जो उन्होंने कहा कि जो मेल की उम्र है 18 से 22, यानी कि 22 जो है ये 22 वर्ष पूर्ण नहीं होनी चाहिए, 22 वर्ष से कम। और फीमेल में 18 से 25 वर्ष से कम,
यानी कि अगर आप 22 वर्ष के कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। 22 वर्ष से अगर आप एक दिन भी कम हैं, यानी कि 23 साल और 364 दिन भी आपके पास अगर आप हो गए हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं। लेकिन अगर आप एक दिन भी इससे ज़्यादा हो रहे हैं तो पात्र नहीं हैं। ये उन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है, जो 26 पेज की जारी की गई है। वीडियो के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए। इसमें इन्होंने एक डेट डिफाइन किया हुआ है पुरुष के लिए कि देखिए, ऐसा व्यक्ति कि जो 2 तारीख 7वां महीना यानी कि 2 जुलाई 2001 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 1 जुलाई 2005 के बाद यदि उसका जन्म हुआ है, यानी कि 2 जुलाई 2001 के पहले यदि आपका जन्म होता है तो आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। और 1 जुलाई 2005 के बाद यदि आपका जन्म होता है तो भी आप उसके लिए पात्र नहीं हैं। और जहाँ पे फीमेल की बात है तो फीमेल में 2 जुलाई 1998 के पहले यदि आपका जन्म हुआ है तो आप पात्र नहीं हैं। और 1 जुलाई 1 जुलाई 2005 के बाद यदि आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। तो अगर इसको ओवरऑल देखेंगे तो उनके कहने का तात्पर्य यही है कि आपकी उम्र 22 वर्ष से कम हो और 25 वर्ष से कम हो, 18 से ज़्यादा हो या 18 वर्ष के आप पूरे हो चुके हों तो आप इसके लिए पात्र हैं। लेकिन इसमें जहाँ बात है एससी और एसटी के लिए और ओबीसी के लिए, तो उनको एक वही जो बेनिफिट्स किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से रिजर्वेशन के तहत मिलता है वो इनको मिलने वाला है 5 ईयर का, यानी कि इनको इसमें 5 ईयर की 5 वर्ष का छूट मिलने वाला है आयु में। तो यहाँ पर मेल के लिए इनका हो जाएगा 27 वर्ष और फीमेल के लिए हो जाएगा 30 वर्ष। लेकिन ये जो रिजर्वेशन है और 5 साल की छूट है ये सिर्फ यूपी के मूल निवासियों के लिए है, यूपी के मूल निवासियों के लिए। अदर स्टेट से अगर कोई बच्चा आ रहा है फॉर्म भरने तो उसको ये बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला। अभी मैं बताऊंगा कि अन्य राज्य वाले इसे फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, लेकिन ये जो रिजर्वेशन मिलता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में वो सिर्फ उसी स्टेट के व्यक्तियों को मिलता है, बाहर के लोगों को नहीं मिलता है। तो ये तो हमने बात कर लिया एज की और इसके जो बेसिक एलिजिबिलिटी है उनकी। लेकिन अब थोड़ा सा हम विस्तार में चलते हैं और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझें, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट शामिल किए गए हैं। यानी यहाँ तक शामिल है कि जिसकी शादी हुई है वो कैसे फॉर्म इसमें भर पाएगा या नहीं भर पाएगा। तो मैं अभी थोड़ा सा उसके बारे में आप डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा इसको हम साइड में करते हैं और मैं भी आपको बता रहा हूँ सारी जानकारी। अब हम एकदम शुरू से शुरू करते हैं। कौन कौन इसमें पात्र होगा? पात्र के लिए पहली बात हम इसमें देखते हैं पात्रता कि इसमें पात्र कौन कौन रहेगा। तो पहला पॉइंट है कि वह भारतीय हो। अब वो किसी भी स्टेट का हो, यूपी का हो, एमपी का हो, महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, कहीं का भी हो, वो इसमें पात्र है, वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन जो रिजर्वेशन है या प्रेफरेंस है वो सिर्फ यूपी के परीक्षार्थियों को मिलेगी, अन्य स्टेट वालों को नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर आप तिब्बत से भी आए हैं, अगर आप तिब्बत से भी आए हैं 1 जनवरी 1962 के पहले, यदि आप तिब्बती हैं और तिब्बत से आपने स्थायी निवास के लिए भारत में 1 जनवरी 1962 के पहले यदि आप अगर आए हैं तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। लेकिन आपको इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। पहला जो आपका स्टेट गवर्नमेंट आपको जारी करेगी कि आप तिब्बत से 1 जनवरी 1962 के पहले आए हैं। दूसरा, यूपी उप महानिरीक्षक से आपको एक पात्रता का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। तीसरा, इसमें एक और पॉइंट है कि ऐसे व्यक्ति भी फॉर्म भर सकते हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, युगांडा, पूर्व अफ्रीका या जो भी दूसरी कंट्री हैं, जैसे म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, केनिया हो गया, युगांडा हो गया, तंजानिया हो गया, वो व्यक्ति भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त यही है कि आपके पास भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए और आपके माता पिता, दादा दादी
या फिर आपके परदादा, इनमें से कोई एक व्यक्ति भारत का रहा हो, यानी कि उसका भारत से संबंध रहा हो, वह भारत का मूल निवासी रहा हो, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो पहला हुआ कि इसमें कौन कौन व्यक्ति पात्र हैं। अब हम दूसरा देखते हैं कि अन्य राज्य वाले क्या करेंगे। अदर स्टेट, तो भाई अदर स्टेट वाले बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। जब तिब्बत के लोग फॉर्म भर सकते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान के लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो अदर स्टेट वाले बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। और उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि वह व्यक्ति भारतीय हो, और अगर भारतीय नहीं है तो वो ये क्राइटेरिया फॉलो करता हो तो भी वह फॉर्म भर सकता है। तो अदर स्टेट वालों की बल्ले बल्ले है, आप भी खुल के फॉर्म भरिए, लेकिन आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन सिर्फ यूपी के स्थायी मूल निवासियों को ही मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की ओर कि इसमें डॉक्यूमेंट्स जरूरी क्या होने वाले हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो हम बात करेंगे, वो पहली चीज़ तो आपके पास 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। लेकिन मार्कशीट अपलोड करने का और वेबसाइट में जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसमें एक तरीका उन्होंने चेंज कर दिया है। अभी हम उसके बारे में बताता हूं कि क्या है। तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद पुलिस का वेरिफिकेशन भी आपको लगेगा कि आप अपराधी तो नहीं हैं। और आगे मैं थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, इसमें जो प्रेफरेंस है, जो वरीयता दी जाएगी, पहली बात जो आपको वरीयता दी जाएगी, वो वरीयता किसको दी जाएगी। वरीयता ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जो DOE/ACC या फिर NIELT से ओ लेवल का जिसके पास सर्टिफिकेट है, उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है। और जिसने प्रादेशिक सेना एक होती है जो भारतीय सेना की शाखा है, जो आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना की मदद करती है। यानी कि प्रादेशिक सेना में अगर आपने अपनी सेवाएं दी है 2 वर्ष तक तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि आप एनसीसी का आपके पास बी लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता मिलेगी। तो आप ये चीज़ें देख लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा आगे। अब मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने बता दिया कि सिर्फ आपको पास होना है। एज के बारे में बात कर लिया हमने, और इसकी जो वरीयता थी उसके बारे में बात किया। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करता हूं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कब देना है, कैसे देना है। तो कैरेक्टर के लिए पहली चीज़ तो ये है कि वो व्यक्ति इसमें पात्र नहीं है जो स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर लोकल बॉडी, जो भी लोकल गवर्नमेंट हो, उसके द्वारा कोई भी ऐसा कर्मचारी जिसको टर्मिनेट किया गया हो, यानी कि उसको नौकरी से निकाला गया हो, वो व्यक्ति इसमें पात्र नहीं होगा। दूसरा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे अपराधी सिद्ध कर दिया गया हो, यानी कि जिसको अपराधी सिद्ध कर दिया गया हो, वो व्यक्ति इसमें पात्र नहीं होने वाला है। तो सीधी सी बात यही है कि आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम अपराधी नहीं हैं, और आपको पास आप किसी भी गवर्नमेंट संस्थान से निकाले ना गए हों, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि मैरिटियल आपका जो शादी, इसमें एक नया इन्होंने जोड़ा हुआ है कि शादी वाले व्यक्ति जिनकी शादी हो गई है वो लोग कैसे फॉर्म भरेंगे। तो इन्होंने एक चीज इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी पात्र नहीं होंगे जिनके एक से अधिक जीवित पत्नियां या फिर पति हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी 2 शादियां हुई हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और दोनों पत्नियां जीवित हैं, तो वो व्यक्ति इसमें पात्र नहीं होंगे। और यदि आयोग की उसकी जानकारी मिलती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन यदि आप इसका कोई ठोस रीजन देते हैं कि दो शादियां या फिर 2 मैरिज करने के पीछे आपका कोई ठोस कारण विद्यमान है तो आप उसको अगर प्रूफ कर पाते हैं तो आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे, अन्यथा आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये तो रही कि फ्रेशर्स और जो भी हमारे अन्य प्रतिभागी हैं वो फॉर्म कैसे भरेंगे। तीसरी बात कर लेते हैं हम, इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है।
जो फिजिकल का है, फिजिकल एलिजिबिलिटी उसमें जो होने वाली है वो है कि नियुक्ति के समय शारीरिक और मानसिक स्थिति आपकी ठीक होनी चाहिए। विकलांग व्यक्ति बिल्कुल भी इसके लिए पात्र नहीं हैं, यानी कि जो भी विकलांग हैं वह बिल्कुल भी इसमें पात्र नहीं होंगे। और ज्वाइनिंग के टाइम आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और जो इसमें हैं तो वो पुरुष के लिए जो फिजिकल है वो ये है कि जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, हमारे जितने भी जनरल हैं, ओबीसी हैं और एससी हैं, उनके लिए उनकी लंबाई जो होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर, यानी कि जो इनकी ऊंचाई होगी वह 168 सेंटीमीटर, और जो सीना होगा वो आपका होगा 79 सेंटीमीटर, और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। दूसरा, जो एसटी के छात्र हैं, ये तो अभी हम मेल की बात कर रहे हैं, मेल में जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई, 79 सेंटीमीटर आपका सीना और 5 सेंटीमीटर आपको अनिवार्य रूप से फुलाना है। लेकिन जो एसटी के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा इसमें छूट देखने को मिलेगी, उनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना आपका 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर यहाँ भी आपको फुलाना अनिवार्य है। और जो अब बात करते हैं हम महिलाओं की, कि इसमें महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है। तो जो महिला है हमारी जनरल, जो इसमें महिला है जनरल, ओबीसी और एससी की, उनकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और आपका वजन 40 किलो होना चाहिए, यानी कि 40 kg आपका वजन हो और 152 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई हो। दूसरा, इसमें जो एसटी की महिलाएं हैं उनके लिए ज़रूरी है 147 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 40 kg का वजन। तो ये तो बात हो गई आपकी फिजिकल की। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे आगे। इसमें जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जैसे ही आप परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं उसके बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें सबसे पहले आपकी दौड़ होगी। जो मेल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि हमारे जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या होने वाला है, बात करते हैं। जो भी मेल कैंडिडेट हैं उनको इसमें 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ लगानी है। और जो फीमेल हैं और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 2.4 यानी कि 2 किलोमीटर और 400 मीटर आपको इसमें दौड़ लगानी है 14 मिनट में, 14 मिनट में। ठीक है। अब इसकी हम थोड़ा सा बात करेंगे सिलेबस। इसमें सिलेबस क्या होने वाला है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, जैसे हमने अपने थंबनेल में भी बताया है आपको। तो पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो सिलेबस है हमारा, जो हमारा सिलेबस है उसके विषय में हम बात करेंगे कि इसमें आपके टोटल जो हैं वो 4 विषय पूछे जाएंगे। पहला तो आपको होगा सामान्य हिंदी, जिसका कंप्लीट प्रैक्टिस ज्ञान सरोवर के माध्यम से हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आप उसको अगर देखेंगे तो 100% हिंदी से कोई भी क्वेश्चंस छूट के नहीं जाएगा। दूसरा होगा आपका सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस। और आपका तीसरा हो जाएगा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, यानी कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। और जो चौथा आपका हो जाता है वो हो जाता है बुद्धि लब्धि एवं तार्किक ज्ञान, यानी कि रीजनिंग जिसको हम कहते हैं, तो वो आपका इसमें होने वाला है। कुल मिला के 4 विषय होंगे। और आपकी जो परीक्षा का पैटर्न होगा वो एग्जाम आपका वस्तुनिष्ठ होगा, लेकिन ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन OMR के माध्यम से होगा, यानी कि वो आपकी सीट मिलेगी, उसमें आपको आंसर्स भरने होंगे। कुल मिला के 150 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेगा और प्रश्न गलती करने पर आपको -5 की जो है माइनस मार्किंग रहेगी।
तीसरा, OMR जो सीट रहेगी वो OMR आपको 3 प्रति मिलेगी, 3 प्रति, जिसमें आपको भरना पड़ेगा, लेकिन आप वो 3 प्रति लगी होगी कार्बन के साथ, आप एक में भरेंगे, वो तीनों में ऑटोमेटिक फिल होती चली जाएगी। वही OMR का मतलब वही गोले वाला सिस्टम, ऐसा गोला होगा, ब्लैक पेन से आपको उसको फिल करना है जो भी सही हो। पेपर आपका वस्तुनिष्ठ होने वाला है, बहुविकल्पी है। और OMR की जो 3 प्रतियां हैं उसकी आपको 1 प्रति आपको दी जाएगी, ताकि आप भविष्य में उसको सुरक्षित करके रखें कि आपने कितने सही किए थे, कौन कौन सा सही है किसी भी विवाद की स्थिति में। और इसके लिए जो समय होगा वो आपके लिए 2 घंटे का समय रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा। इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी, यानी कि कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। अगर कोई भी व्यक्ति एक समान वरीयता रखता है, एक समान नंबर ला रहा है, एक ही उसकी डेट ऑफ बर्थ है और एक उसका फिजिकल भी एक ही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा वरीयता पहले उसको दी जाएगी जिसकी आयु ज़्यादा है। यदि दोनों की आयु भी बराबर है तो आपको वरीयता मिलेगी आपके मार्कशीट में दर्ज अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से। यानी कि अगर किसी का नाम अंकुर है तो उसको वरीयता पहले मिलेगी, किससे? यदि किसी का नाम विपिन है, यानी कि पहले ए नाम वाले को फिर बी नाम वाले को। तो ये तो रही आपका जो है एग्जाम का पैटर्न। तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे सरकारी पदों पर हैं क्या वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल भर सकते हैं। अगर आप ऊपर के उपरोक्त सभी जो है मानकों में खरे उतरते हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप जिस भी विभाग पर कार्य कर रहे हैं वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, वो भी नियुक्ति के समय। फॉर्म आप भर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्वालिफाई करते हैं और नियुक्ति के टाइम आपको अपने विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, आप बिल्कुल भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो आवेदन की प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी, थोड़ा सा उसके विषय में देख लेते हैं। इसके जो आवेदन की प्रक्रिया होगी, आपको सबसे पहले निम्नलिखित वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, UPPB और pb.gov.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ आपको ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करना है। इसके बाद आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यदि आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है फॉर्म फिल करते समय, तो आयोग ने एक नंबर भी जारी किया है जिसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, 04404774910। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप अपने जो भी आपको समस्या फॉर्म भरने से संबंधित आ रही है आप उनको जो बता सकते हैं। इसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि फ़ोटो जो आपको होना चाहिए वो रंगीन होना चाहिए, और जब आप अपलोड करेंगे तो 20 KB से 50 KB तक का अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके आगे आपका नहीं होना चाहिए। और जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो 5 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप पहले ही इसको रिसाइज करके रख लें। और जो तीसरी बात है OTR, तो इसके लिए OTR बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमारी डिजी लॉकर से संबंधित है, तो हाँ, इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो आप डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करेंगे। यदि आप नहीं जानते कि डिजी लॉकर क्या है तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए। डिजी लॉकर एक भारत सरकार द्वारा जो है जारी किया गया एक ऐसा लॉकर है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की डिजिटली माध्यम में आप उनको ऑनलाइन वहीं पर डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो डिजी लॉकर के माध्यम से आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स से अपलोड करना है, जैसे मार्कशीट है, आधार है, पैन कार्ड है और जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका निवास हो गया, इनकम सर्टिफिकेट जो भी हैं, आप उसके माध्यम से उसको डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपलोड करेंगे। यदि जो भी डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में अवेलेबल नहीं है, उसके कहने का तात्पर्य ये है कि डिजी लॉकर में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आप उसकी स्कैन करके उसको अपलोड करेंगे। लेकिन अगर डिजी लॉकर में उसमें ऑप्शन है तो आप उसको डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, आप इसको एक बार जरूर देखिए। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और डिजी लॉकर को डाउनलोड करके उसमें आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे एक डैशबोर्ड ओपन होगा, वहाँ पर
तरह तरह के आपको डॉक्यूमेंट्स के नाम दिखेंगे, जैसे आधार। जैसे ही आप आधार पे क्लिक करेंगे, आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और एक OTP आएगा। जैसे ही OTP सबमिट करेंगे, वो आधार आपका ऑटोमेटिक ऑनलाइन डाउनलोड होकर उस डिजी लॉकर में आ जाएगा। इसी तरह आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, निवास है, निवास के ऊपर एक नंबर होता है, उस नंबर को जैसे ही आप डालेंगे आपका निवास वहाँ आ जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट आ जाएगा, मार्कशीट का रोल नंबर डालेंगे आपकी मार्कशीट वहाँ आ जाएगी, और उसी डिजी लॉकर का लिंक आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसको वहाँ पर देना है, उसी से आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। लेकिन जो भी ऑप्शंस डिजी लॉकर में अपलोड करने का नहीं है उसको आप स्कैन करके अपलोड करेंगे। तो ये रही सभी जानकारियाँ। लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट पड़ता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास, जो हमारी बहुत ही बेहतरीन क्लास हिंदी की चल रही है आदित्य पब्लिकेशन के माध्यम से, जिसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं हिंदी से जो छूट के चला जाए, चाहे वो पुलिस हो या RO हो। तो मैं चाहूँगा कि आप उसको एक बार ज़रूर देखिए, और बाकायदा इसकी प्लेलिस्ट है, आप एक बार चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं शाम 6 बजे अपनी नेक्स्ट वीडियो हिंदी पर्यायवाची के PYQ पार्ट 1 में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।